हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ वंडरफुल वर्ल्ड की एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। जब मैं आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही थी उस वक्त जो लेसन के बीच में क्वेश्चंस आए थे तो मैं उसके लिए भी आपको बोली थी कि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस को भी डील करा दूंगी। तो जो बुक के बीच के क्वेश्चंस हैं यानी कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 87 में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे। वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इफ़ द वाटर ऑफ द टैंक इज़ नॉट क्लीन फॉर अ मंथ टेल व्हाट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी प्रेजेंट इन इट। यानी कि अगर किसी टैंक में रखा हुआ पानी पूरे एक मंथ के लिए क्लीन ना किया जाए तो उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब वही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो हम लोग इस लेसन में पढ़े हैं। टोटल 5 पढ़े थे, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड वायरस। तो यही पांचों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसके अंदर यानी कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में बी प्रेजेंट इन द टैंक। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन स्टैगनेंट एंड अनक्लीन वाटर। यानी कि ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो रुके हुए पानी में, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, और जो अनक्लीन है उसमें वो सारे ग्रो होते हैं। आप ये आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो, सफिशियंट होगा, क्योंकि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सिर्फ यही पूछा है। क्यों प्रेजेंट है वो रीज़न नहीं भी देंगे तो चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, वाई कैन नॉट वी सी द एमीबा एंड पैरामीशियम विद आर नेकेड आइज। यानी कि आप अपने आंखों से एमीबा और पैरामीशियम को क्यों नहीं देख सकते हो। तो एमीबा और पैरामीशियम जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। ये इतने छोटे होते हैं ना कि हम लोग इसको अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और सिर्फ अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू लेदर शूज़ गेट माउल्ड्स इन रेनी सीजन। यानी कि बारिश के सीज़न में जो भी लेदर के शूज़ होते हैं उनमें माउल्ड्स क्यों लग जाते हैं। सो लेदर शूज़ डेवलप माउल्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विच प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी। माउल्ड क्या है, वो एक टाइप का फंगी है। तो लेदर शूज़ जो होते हैं वो रेनी सीजन में माउल्ड्स डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो कि फंगी के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू ड्राई कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स एंड पल्सेस बिफोर स्टोरिंग देम। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, क्यूमिन का मतलब होता है ज़ीरा और पल्सेस का मतलब होता है दाल। तो ऐसा क्यों है कि इन सारी चीज़ों को स्टोर करने से पहले उनको ड्राई किया जाता है। नाउ आंसर में क्या लिखोगे, इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई दिस आइटम्स टू रिमूव मॉइस्चर एज मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया विच कैन स्पॉइल द स्टोर्ड फूड। तो इन सब को ड्राई करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो मॉइस्चर है वो प्रमोट करता है फंगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को। और अगर ये सारी चीज़ें उनमें ग्रो होने लगेंगी तो ऑब्वियसली ये जो स्टोर्ड फूड आइटम है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो यानी कि उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए वहाँ से उसको ड्राई किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, यूजुअली एल्गी आर नॉट पैरासाइट्स, एक्सप्लेन द रीजंस। अब आपको बताना है कि एल्गी जो है वो पैरासाइट नहीं होते हैं, रीज़न दो। पैरासाइट कौन होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पैरासाइट्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो पैरासाइट नहीं है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड and do not depend on other organisms for nutrients. Then पेज नंबर 90 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, herbivores animals can easily digest grass but humans cannot, why, give reasons। तो जो herbivores animals होते हैं ना, यानी कि जो कि सिर्फ ये बोल लो कि सिर्फ ग्रीन ग्रास वगैरह ही कंज्यूम करते हैं, फ्लैश नहीं खाते हैं, तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रास को ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं। इसका क्या रीज़न है। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। अब ये सेल्यूलोज क्या है, तो ये ग्रास का एक मेजर कंपोनेंट होता है। ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में यही बैक्टीरिया जो है वो एब्सेंट होता है, और साथ ही में वो नेसेसरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं है जो कि सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करें। इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स
egg, meat, etc. in the fridge do not get spoiled for a long time. Why? यानी कि ये सारी चीज़ें जब फ्रिज में रखी हुई होती हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए ये स्पॉइल नहीं होता है, उसका क्या रीज़न है? तो फ्रिज के अंदर में लो टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका ग्रोथ और एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इसी के वजह से ये सारे फूड आइटम्स जो हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए उसके अंदर प्रिजर्व्ड रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड लिटिल कर्ड टू फ्रेश मिल्क विल इट टर्न टू कर्ड? यानी कि अगर हम लोग फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे तो क्या वो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस वो प्रेजेंट होता है कर्ड में, और जैसे ही हम लोग उसको मिल्क में ऐड करेंगे ना तो वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेगा और पूरे के पूरे मिल्क को यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी बॉयल मिल्क बिफोर यूजिंग इट? यानी कि मिल्क को यूज़ करने से पहले हम लोग उसको बॉयल क्यों करते हैं? तो बॉइलिंग से मिल्क के अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब क्या होते हैं यहाँ पे किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो हमारे कंजम्पशन के लिए सेफ हो जाता है। सो बॉइलिंग मिल्क kills harmful microorganisms and bacteria, making it safe to consume. फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म इज मलेरिया कॉज्ड? राइट अबाउट इट। तो कौन से ऑर्गेनिज्म के वजह से मलेरिया होता है उसके बारे में आपको लिखना है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी कौन सा? प्रोटोजोआ है, और उसका नेम है प्लाज्मोडियम। नाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, अब उसके बारे में भी लिखना है। तो इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये लोगों के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है? जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो, एक इन्फेक्टेड फीमेल ना, मतलब इन्फेक्टेड है, उसमें ऑलरेडी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है ह्यूमन बींग्स को, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल? यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मतलब जिसमें पल्सेस लगते हैं, वो सारे प्लांट्स जो हैं वो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल कैसे बनाते हैं? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में, यानी कि नोड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कभी किसी लेग्यूम वाले प्लांट को, लाइक पी का प्लांट होगा, उसको कभी ज़मीन से निकाल के उसके रूट को देखना, तो उसके रूट में ना नोड्स प्रेजेंट होते हैं, गोल गोल उसके अंदर बना हुआ होगा कुछ स्ट्रक्चर। तो ये जो नोड्स हैं इनको ही रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जैसे कि यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने में काम करता है। देन पेज नंबर 91 में आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। इसमें पूछा है, योर फ्रेंड हैज़ अ कोल्ड एंड फीवर, व्हेन यू आर टुगेदर यू ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद अ कोल्ड, वाई? गिव रीजंस। आपके फ्रेंड को कोल्ड है और फीवर है, और जब आप उसके साथ में रहते हो तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हो इन सारे डिसीजेस से, इसका क्या रीज़न है? So cold and fever are caused by viruses that spread through air, droplets और contact with infected surfaces। यानी कि कोल्ड और फीवर जो है वो वायरस से होता है, और ये जो वायरस है वो स्प्रेड होता है एयर से, या फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस जो होगा उसके कॉन्टैक्ट में जब आप आओगे तो। सो व्हेन यू आर क्लोज टू योर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, द वायरस कैन एंटर योर बॉडी थ्रू द एयर यू ब्रीथ और बाई टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास हो तो ऑब्वियसली वो भी वहाँ पे ब्रीदिंग कर रहा है और आप भी कर रहे हो, तो एयर जो है वो कंटामिनेटेड हो रहा है उस इन्फेक्टेड पर्सन से, और वहाँ उस एयर से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है, या फिर अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो ऑब्जेक्ट कंटामिनेट हो जाएगा, और फिर आप उसको टच करोगे तो फिर वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड इवन दो बीइंग टुगेदर विथ यू some of your friends don't get infected and some do get infected, why is it so? यानी कि जब आप सफ़र कर रहे हो कोल्ड से तो उस टाइम पे अगर आपके फ्रेंड्स आसपास हैं तो कुछ हैं जिनको कि इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ हैं जो इनको इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि आपको कोल्ड था तो उनको भी हो गया और कुछ लोगों को नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न है? सो नॉट एवरीवन गेट्स इन्फेक्टेड बिकॉज, यानी कि हर एक इंसान को इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी होता है।
जिनके पास में स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम है वो रेजिस्ट कर जाते हैं उस पर्टिकुलर वायरस से और उनको डिजीज़ नहीं होता है। वहीं पे जिनका इम्यूनिटी वीक है वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये उसका रीज़न हो गया, मतलब कि इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ डिजीज़ विच हैज़ नो क्योर बट बाई टेकिंग प्रिकॉशंस द डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड। यानी कि आपको कोई ऐसे डिजीज़ का नेम लिखना है जिसका कि कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने से उस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग वो डिज़ीज़ यहाँ पे दिया था एचआईवी या फिर एड्स। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से, जो ये वायरस का नेम है, और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये डिज़ीज़ का नाम है। तो ये इसका कंप्लीट क्योर तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर प्रिकॉशंस लिए जाएँ तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब प्रिकॉशंस में है जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड किया जाए, नीडल्स को आपस में शेयर ना करें, और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं उनको सेफली यहाँ पे किया जाए, तो इससे ये सारे डिजीज़ से आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पास, वाई आर वायरसेस कॉल्ड स्ट्रेंज कंपेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में उन सब में से वायरस को स्ट्रेंज क्यों कंसिडर किया जाता है? तो वायरसेस आर कंसिडर्ड स्ट्रेंज बिकॉज दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि वायरस जो हैं वो लिविंग थिंग के जैसे भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे भी बिहेव करते हैं। जब वो किसी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होते हैं, तो वो यहाँ पे नॉन लिविंग एंटिटीज़ के फॉर्म में बिहेव करेंगे, जैसे कि वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही उनको एक होस्ट बॉडी मिल जाता है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल लिविंग बींग्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेंज बोला जाता है। अब यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, जहाँ पे फर्स्ट दिया है चूज द करेक्ट आंसर। विच थिंग कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज ऑफ आर ऑफ द साइज। मतलब वो सारे थिंग्स थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसको हम लोग नहीं देख सकते बाई अवर नेकेड आइज, उनका साइज कैसा होता है। तो यहाँ पे दिया है स्मॉलर देन 1 माइक्रोन, स्मॉलर देन 10 माइक्रोन, स्मॉलर देन 100 माइक्रोन एंड स्मॉलर देन 1000 माइक्रोन। तो 1 या 10 होगा तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 100 माइक्रोन से छोटा अगर कुछ है तो वहाँ से हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ऑब्वियसली 1000 वाला भी नहीं दिखेगा, लेकिन कहाँ से बोल रहा है कि कितना साइज़ अटेन कर ले कि वो नहीं दिखेगा, तो वो साइज़ हो जाएगा स्मॉलर देन 100 माइक्रोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन द फर्स्ट पर्सन टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई ऑब्जर्विंग बैक्टीरिया थ्रू द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप वॉज। यानी कि वो फर्स्ट पर्सन का नाम बताओ जिन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, और वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था। तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर पे जाओ, आंसर होगा ऑप्शन बी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। देन उसके बाद में द जर्म्स कॉजिंग मलेरिया ईज। तो ये अभी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़े थे कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजुआ की वजह से होता है जिसका नेम है प्लाज्मोडियम। आपको ऑप्शन में 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ और फंगी। तो आप आंसर लगाओगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोजुआ। फोर्थ क्वेश्चन है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ बंगाल ग्राम। तो देखो बंगाल ग्राम जो है यानी कि चना, तो यहाँ पे इसके रूट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो हम लोग पढ़े थे अभी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो जिसको कि राइजोबियम बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। देन मशरूम इज अ, आपको पता ही है कि मशरूम एक टाइप का फंगस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगी। देन HIV और एड्स इज कॉज ड्यू टू। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी HIV का फुल फॉर्म था ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो V फॉर वायरस है, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके वजह से कॉज होता है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस, वायरस की वजह से कॉज हो रहा है। देन आते हैं हम लोग अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हाउ डज बूट पॉलिश प्रोटेक्ट लेदर शूज़। तो ये भी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लेदर शूज़ का हम लोग को पता था कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसमें फंगस का ग्रोथ होने लगता है, तो बूट पॉलिश लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर आ जाएगा जिसकी वजह से लेदर जो है वो मॉइस्चर से बचेगा। तो बूट पॉलिश फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लेदर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एंड फंगल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे, वाई डज कर्ड समटाइम्स टर्न बिटर। अब कर्ड कैसे बनता है, तो मिल्क में जब हम लोग
देखते हैं कि उसका एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाता है, तब वो कर्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब जब कर्ड फॉर्म हो रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो रहा है उसमें। अगर यही एसिडिक सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो टेस्ट है वो बिटर हो जाएगा। तो कर्ड टर्न्स बिटर ड्यू टू द एक्सेसिव बैक्टीरियल एक्टिविटी व्हिच प्रमोट्स मोर एसिडिक कंपाउंड्स व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम और केप्ट इन वार्म कंडीशंस। यानी कि जब कर्ड को वार्म कंडीशंस में छोड़ देते हैं या फिर बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और लास्ट में वो बिटर लगने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई मस्ट द मिल्क बी ल्यूक वार्म व्हेन कर्ड इज टू बी मेड फ्रॉम इट। यानी कि जब हमको कर्ड बनाना है तो उस टाइम में मिल्क को ल्यूक वार्म क्यों होना चाहिए। तो ल्यूक वार्म मिल्क जो होगा ना, वो आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसके वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में एफिशिएंसी के साथ में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन फिर, हाउ डस लेग्यूमिनस प्लांट्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो वही आंसर है जो पहले लिखे थे। लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम that converts atmospheric nitrogen into usable forms enriching the soil। यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर की एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नेम राइजोबियम है, और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो एनहांस हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, वाई मस्ट वी सेव गार्ड फूड आइटम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग को अपने फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्पॉइल फूड बाय कॉजिंग फर्मेंटेशन, डीके और द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन्स मेकिंग इट अनसेफ टू कंज्यूम। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू या फिर डीके करके, या फिर उसमें हार्मफुल टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके, जिसके वजह से वो हमारे कंजम्पशन के लिए अनसेफ हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीडियम थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आर बॉडी। तो वो कौन से ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर आर बॉडी थ्रू किस किस चीज़ों से, एयर, वाटर, या फिर कंटामिनेटेड फूड, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर्स। तो कैरियर्स जैसे कि मॉस्किटो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरियर्स होते ही हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, मस्ट वी यूज़ द हैंडकरचिफ यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर और नॉट, एक्सप्लेन विद रीजंस। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसको कोल्ड हुआ है या फीवर हुआ है तो उसका यूज़ किया हुआ हैंडकरचिफ हम लोग को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, वी मस्ट नॉट यूज़ द हैंडकरचिफ यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, बिकॉज जो हैंडकरचिफ है उसमें इन्फेक्शियस वायरस या फिर बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होंगे, और अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो डिजीज़ हमारे बॉडी में भी आ जाएगा। देन उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन योर बॉडी लूजेस इट्स रेजिस्टेंस पावर। यानी कि जब आपका बॉडी उसका रेजिस्टेंस पावर यानी कि इम्यूनिटी जो है उसको खो देता है, तो उसका उसके बाद क्या होगा। सो व्हेन द बॉडीज रेजिस्टेंस पावर इज लो, जब बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो लो है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और डिजीज़ेस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाई इज़ क्लेanलीनेस नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए क्लेanलीनेस क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम लोग क्लीन रहते हैं ना तो वो ग्रोथ और स्प्रेड को रोकता है, किस चीज़ के, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिसके वजह से इन्फेक्शंस और डिजीज़ेस का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू मिल्क टू प्रिपेयर कर्ड एंड देन हीट। यानी कि क्या होगा, जब आप मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालोगे और उसके बाद में उसको हीट कर दोगे, तो जैसे आप मिल्क में कर्ड डालें तो ऑब्वियसली मिल्क जो है वो तो पूरा पूरा कर्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, लेकिन मिल्क को फिर हीट कर देने से जो आप कर्ड डाले थे उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो कि हेल्प करता है पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब बच जाएगा फ्रॉम कन्वर्टिंग इनटू कर्ड। 11th क्वेश्चन, वाई डू द डॉक्टर्स एडवाइज अस टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा एडवाइस करते हैं ना कि आप बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करो, तो उसका क्या रीज़न है।
तो जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, मतलब जब वाटर को बॉईल कर देते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर प्रेजेंट सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, इन सब का यहाँ पे डेथ हो जाता है, जिसके वजह से जो वाटर है वो सेफ़ हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का। तो बैक्टीरिया और वायरस के बीच का डिफरेंस लिखना है सबसे पहले तो दो कॉलम बनाएंगे, एक बैक्टीरिया का एक वायरस का। बैक्टीरिया के लिए लिख सकते हैं लार्जर देन वायरस, वायरस के लिए लिख दोगे स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट वाला ये जो है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है वो विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और वायरस जो है वो विजिबल होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन बैक्टीरिया जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो इट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, बट वायरसेस रिक्वायर होस्ट टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ये बिना होस्ट के इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे होस्ट मिलेगा तब ये मल्टीप्लाई होगा। देन बैक्टीरिया कॉसेस डिजीजेस लाइक कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, और वहीं पे वायरसेस कॉसेस डिजीज लाइक HIV और एड्स एंड इन्फ्लुएंजा। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लेकिन जो फंगी है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि या तो डिकम्पोजर हो सकता है या फिर सैप्रोफाइट हो सकता है। देन एल्गी जो है वो वाटर में या फिर मॉइस्ट एरियाज में मिलता है, और फंगी जो है वो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स में मिलता है, जैसे लॉग वगैरह जो डीके हो रहा हो। एल्गी का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा या फिर क्लोरेला, और फंगी का एग्जाम्पल है ईस्ट और मशरूम। देन उसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आपके नेकेड आइज से वो नहीं दिखते हैं, और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं इवन विद द नेकेड आइज। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके एग्जांपल्स में हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ और एल्गी लिख सकते हैं, और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को देखते हैं। तो ये हो गया आपके चैप्टर 8 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं इस लेसन का या फिर बाकी सारे लेसन्स का, तो उसके लिए आपको साइंस का प्लेलिस्ट जो है वो फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू want to stay connected with us, then join the telegram link given in description.